नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विद मीनाक्षी में आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे प्रदर्शन के बारे में जिसे नाम दिया गया है जेन ज़ी प्रदर्शन। अब इसे जेन ज़ी प्रदर्शन क्यों कहा जा रहा है उसके पीछे की वजह समझिए, क्योंकि इस प्रदर्शन में 20 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक के युवा शामिल हैं। लेकिन जब जब बात जेन ज़ी की होती है, माना यह जाता है क्योंकि लोगों के दिमाग में ये नैरेटिव सेट हो गया है कि जेन ज़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो किसी भी समस्या को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से टैकल नहीं कर पाती है, बहुत अच्छे से नहीं लेती है, बहुत अच्छे से नहीं समझती है। लेकिन नेपाल की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है और उसे जेन ज़ी नाम दिया गया है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये जनरेशन अपने मुद्दे समझती भी है और मुद्दे समझने के साथ साथ उन मुद्दों को सुलझाना भी चाहती है। हालांकि थोड़ा उनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कोई नया नहीं है। विरोध प्रदर्शन पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और नेपाल की सड़कों में जेन ज़ी का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये जेन ज़ी विरोध प्रदर्शन है क्या, पहले वो समझ लीजिए और किस वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जेन ज़ी यानी कि एक ऐसी जनरेशन इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल है जो कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करती है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनों से जुड़ने के लिए। अब देखिए, नेपाल सरकार की तरफ से दरअसल एक आदेश जारी किया गया और उस आदेश में ये कहा गया था कि 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है उनके देश में, यानी कि नेपाल में। उन प्लेटफॉर्म का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। कौन कौन से थे, चलिए मैं आपको एक बार नाम भी गिनवा देती हूँ। फेसबुक का मैसेंजर ऐप भी था, इंस्टाग्राम भी था। इंस्टाग्राम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ही ऐप थे जिसका इस्तेमाल हम दिनचर्या में करते हैं। व्हाट्सएप भी इसमें शामिल था। अब देखिए, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उसमें उनके माता पिता भी शामिल होते हैं, भाई बहन भी शामिल होते हैं। अब इनसे रोज अगर बातचीत करनी है, उन्हें देखना है, तो किस तरीके से करेंगे ये सभी तमाम युवा, उनके परिवारजन भी। तो यही वजह थी कि एक माध्यम था, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी, जो उन्हें अपनों से जोड़ता था, जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं उनसे बात करने के लिए जोड़ता था। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म को जैसे ही बैन किया गया, बंद किया गया, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिरकार अब नेपाल किसका उपयोग करेगा, किन एप्स का उपयोग करेगा अपनों से जुड़ने के लिए और अपनों से जोड़ने के लिए। नेपाल सरकार के पास या नेपाल के पास ऐसा कोई भी ऐप है जो इन तमाम ऐप को सीधे सीधे टक्कर देता है। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं कि इसमें सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक आदेश का पालन किया है, कुछ भी खुद से नहीं किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भाई आदेश दे दिया कि आप जाकर के तमाम जो ऐप्स हैं उन्हें बंद कर दीजिए, तो उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। देखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक कंटेंट ऑफ कोर्ट केस, जिसका केस नंबर था 08080012, इसमें सरकार को यह आदेश दिया था कि देश में जो भी घरेलू और विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उन्हें आपको अनिवार्य रूप से रजिस्टर करवाना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी। ये जैसे ही आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को दिया गया, तो नेपाल सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया, सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन का समय दिया कि भाई आप अनरजिस्टर्ड हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लीजिए अगर आप चाहते हैं कि देश में आप आगे भी काम कर सके। हालांकि उसके पीछे की एक वजह यह भी है, सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे कहना है कि कोई भी ऐसी भ्रामक जानकारी जब इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचती है कहीं पर भी या फैलती है, तो वो सीधे तौर पर देश को कहीं ना कहीं अपनी चपेट में ले लेती है। भ्रामक तत्वों की जो जानकारी मिलती है उसकी वजह से लोग देश के बारे में एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिन ऐप के माध्यम से ये पूरी जानकारी भेजी जा रही है, उन ऐप पर भी एक कहीं ना कहीं पाबंदी होनी चाहिए, उन्हें कोई देखरेख करने वाला होना चाहिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि भाई जिन ऐप के माध्यम से ये जानकारी भेजी जा रही है उन्हें सीधे बुलाइए, उनसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहिए। एक व्यक्ति को उन्हें कहीं ना कहीं इस देश में रखना होगा जो कि तमाम जो समस्याएं हैं देश की या देश के बारे में जो सूचनाएं फैलाई जा रही हैं उसके बारे में सीधा सीधा इनपुट सरकार को दे सके, सरकार की जो तमाम बातें होंगी उनको सुन सके, लोगों की शिकायतों को सुन सके। लेकिन
इसमें सबसे बड़ा जो बैक पॉइंट रहा वो इन कंपनियों का ही रहा, जिन्होंने नेपाल को कोई ऐसा ही देश समझ लिया और सोचा कि आखिरकार सरकार ने 7 दिन का जो समय दिया है वो ऐसे ही दिया है, क्या जरूरत है उसे फॉलो करने की। इन कंपनियों के माध्यम से 7 दिन के नोटिस मिलने के बावजूद उस समय सीमा में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से सरकार ने इन ऐप को प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। अब प्रतिबंध होने के बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो लोग उपयोग करते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई कि वो अपनी आवाज कहां पर रखें, और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं संसद की, तो संसद के अंदर भी इसे लेकर के एक पूरा प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। अब आगे आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताती जाती हूँ। क्या कुछ कहा गया था सरकार की तरफ से सबसे शुरुआत में 25 अगस्त को जब ये नोटिस जारी किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि कंपनियों को मंत्रालय में रजिस्टर्ड होना होगा, उन्हें एक लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन और कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना था और लोकल शिकायतों को संभालने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना था, जो ये कंपनियां करने में फेल रही और इसी के बाद इसे ब्लॉक कर दिया गया था। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई कंपनी आती है और वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है तो भाई उसे अनब्लॉक भी कर दिया जाएगा। इसमें प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, कोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, रंबल, लाइन, इमो, जालो, सोल, हमरो, पात्रो, मी वीडियो और मी वीके 3, यानी वो तमाम ऐसे ऐप हैं इसमें ज्यादातर जिसका माध्यम लोगों से संवाद करने के लिए हम करते हैं। अब सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जो था उसकी वजह साल 2020 में दायर की गई याचिका भी थी। इसमें शिकायत की गई थी कि कई विदेशी और घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना लाइसेंस के विज्ञापन और कंटेंट चला रहे हैं। इसी आधार पर सरकार ने डायरेक्टिव ऑन रेगुलेशन द यूज ऑफ सोशल मीडिया 2080 लागू किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना इसी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। अब जैसे ही अनिवार्य किया गया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके बाद जो आलोचक थे, मतलब इस फैसले के आलोचक थे, उनकी कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि आप लोगों की आवाज दबा देंगे और यहीं से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। विरोध प्रदर्शन किसने शुरू किया वो भी समझ लीजिए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और एक्सेस नाउ जैसे संगठन है और इन आदेश को ओवरब्रॉड सेंसरशिप इनकी तरफ से करार दिया गया। पारदर्शिता की मांग की गई, विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया। दूसरी तरफ नेपाल की संसद में एक सोशल मीडिया बिल पर चर्चा चल रही थी, उसे प्रस्तावित किया गया था जैसे मैंने आपको बताया, और इसी के साथ इसमें एक और लाइन भी जोड़ी जा रही थी। इस बिल में ऐसे प्रावधान शामिल किए जा रहे थे जिनके तहत राष्ट्रीय हित के खिलाफ कंटेंट डालने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है, और यही वजह है कि सिविल सोसाइटी और अधिकार समूह इस पर और भी ज्यादा चिंता जाहिर कर रहे थे। अब जैसे ही इस सब के बारे में भनक जेनजी को लगती है, उन्होंने सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो आज ये विरोध प्रदर्शन इस तरीके से बढ़ा कैसे वो समझिए। विरोध प्रदर्शन दरअसल कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं पूरे देश का जो हुजूम है वो संसद तक जा पहुंचता है, क्योंकि संसद के अंदर भीतर चर्चा चल रही थी। प्रस्तावित वो बिल था जो ये कहता था कि अगर आप देश के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। और यही डर कहीं ना कहीं जेनजी को संसद में दस्तक देने के लिए मजबूर कर गया। संसद के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया जेनजी के द्वारा। उन्होंने संसद के अंदर घुसने की कोशिश की, तुरंत वहां पर जो सेना है वो उतार दी गई। मिलिट्री को उतारने के बाद वहां पर साफ तौर पर जो फायरिंग है वो भी की गई, और अभी जब तक मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, अस्पतालों में उपचार भी चल रहा है। ये तस्वीर देखिए अस्पताल से ही आ रही है। अब मैं आपको विरोध प्रदर्शन की कुछ झलकियां दिखाती हूं कि किस तरीके से पोस्टर लेकर के जो जेनजी है वो उतरा हुआ है, जो ये भी कह रहा है कि देखिए ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अब सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि करप्शन तक भी चला गया है। लोग कह रहे हैं कि करप्शन कम कर दीजिए। इन तख्तियों में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, करप्शन बैन करने की मांग की जा रही है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वेक अप नेपाल, अनम्यूट आवर वॉइस। तो इस तरीके के जो स्लोगन है वो लिखे गए हैं। हैशटैग वेकअप नेपाल, इनफ लाइज, इनफ एक्सक्यूजेस। लोग ये भी कह रहे हैं कि देश को गर्त में खींचा गया है। यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई नेपाल का जो युवा समाज है वो पूरी तरीके से करप्शन के खिलाफ है, वो अपनी सरकार को इस तरीके से घेर रहे हैं।
आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले, यानी कि पिछले साल की अगर मैं बात करूं 5 अगस्त 2024 की, तो उस वक्त हमने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा था। यूथ के माध्यम से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जगह दूसरी थी। जगह थी बांग्लादेश, जहां पर सरकार का तख्ता पलट किया भी गया था। लेकिन ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसको जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वो जनरेशन अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो अपने मुद्दों को सुलझाना नहीं जानती। लेकिन ये जनरेशन अपने मुद्दों को सुलझाना जानती है। सुलझाने के लिए सड़क पर उतर करके वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। उन्होंने वो रास्ता चुना, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि विरोध प्रदर्शन का रास्ता, जो हर सरकार में कहीं न कहीं प्रदर्शनकारियों के द्वारा विरोध करने की एक आवाज को बुलंद करता है। उन्होंने वही किया, लेकिन उन पर गोली चलाना क्या सही है? वहां पर जिस तरीके से खून बह रहा है इन युवाओं का, क्या आप उसे सपोर्ट करते हैं? बताइएगा जरूर कमेंट करके, और ये भी बताइएगा कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी? कोई मेरी आवाज बंद करने की कोशिश करे और मैं उसे रोकूं भी ना, तो गलती तो मेरी भी है। इन युवाओं ने भी वही किया कि एक जो प्रस्तावित बिल था, उस प्रस्तावित बिल में जो ये बातें लिखी जा रही थी, माना कि पास नहीं हुआ था, लेकिन इस बिल में इन बातों का जिक्र हो रहा था कि अगर आप किसी भी तरीके से देश के खिलाफ कोई कंटेंट बनाते हैं तो आपको देशद्रोह का सामना करना पड़ेगा, आपको जेल में डाला जाएगा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये गलत नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है, लेकिन किसी पर भी इसी तरीके से चार्ज लगा करके उसे जेल में डाला जा सकता है। इस जनरेशन की तरफ से ये आवाज उठाई गई है, क्या इनकी तरफ से ये सही कदम था? और इसी के साथ सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया, इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार तक ठीक था, लेकिन सीधे सीधे गोली चला देना, क्या आप इसे सही मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।